नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ राज्य के संबंध में कौटिल्य के विचार अध्याय 20 राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन में से। विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि कौटिल्य हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतक के विचारक हैं। ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी थे। ये कौटिल्य के नाम से काफी विख्यात हुए। विद्यार्थियों, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, आज इस अध्याय में हम राज्य के संबंध में कौटिल्य के जो विचार पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम कौटिल्य का राजगद्दी पर बिठाने का काम को पढ़ेंगे। कौटिल्य का रचना जो है अर्थशास्त्र, उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का स्वरूप, राज्य के कार्य, राज्य का सप्तांग सिद्धांत और हम बात करेंगे विद्यार्थियों कूटनीति और राज्य शिल्प, जिसमें हम मंडल सिद्धांत, 6 लक्षणों वाली नीति, कूटनीतिक आचरण के 4 सिद्धांत और गुप्तचर व्यवस्था का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के जो प्राचीन मनीषी जब राजशास्त्र का पठन पाठन शुरू करते थे तो वे 6 प्रमुख आचार्यों के समक्ष अपना मस्तक झुकाते थे। वो 6 आचार्य कौन थे विद्यार्थियों? मनु, वाचस्पति, शुक्र, पाराशर, वेदव्यास और चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। कौटिल्य के नाम से वे सर्व प्रसिद्ध हैं। वे इनका स्मरण इसलिए करते थे विद्यार्थियों क्योंकि उन्हीं की प्रतिभा और रचनाओं के कारण राजशास्त्र इतना उन्नत रूप ग्रहण कर सका। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों उस महान विभूति के नाम हैं विद्यार्थियों जो राजवंश का न होकर भी विशाल मौर्य समाज का निर्माता बना। कौटिल्य का शुरू का नाम विष्णुगुप्त था, जिन्हें हितोपदेश का रचयिता भी माना जाता है। वह चाणक्य गोत्र में उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। आज सामान्य जन उन्हें कौटिल्य और चाणक्य इन 2 नामों से जानता है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कौटिल्य का राजगद्दी पर बिठाने का कार्य। इस महान विचारक का जन्म तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त के अनुसार वह पाटलिपुत्र चला गया। उसके पांडित्य से प्रभावित होकर वहां के विद्वानों ने उसे दानशाला का अध्यक्ष चुन लिया, किंतु राजा नंद ने उसे अपमानित किया। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि वह नंद वंश को जड़ से उखाड़ कर ही दम लेगा और इन्हीं दिनों चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खेलते हुए देखा। उसके विलक्षण कौतुक और प्रतिभा से प्रभावित होकर चाणक्य उस बालक को उसके माता पिता की अनुमति से तक्षशिला ले गया और वहां उसने 8 वर्ष तक उसे प्रशिक्षण दिया। अंततः चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के बदनाम शासक को राजगद्दी से उतार दिया और चंद्रगुप्त लगभग 321 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठा। चाणक्य उसका प्रधान अमात्य यानी महामंत्री बना और धीरे धीरे समूचे भारत को उसने अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। चंद्रगुप्त केवल एक योद्धा व विजेता ही नहीं था विद्यार्थियों, वह एक महान प्रशासक भी रहा। राज्य के शासन प्रबंध में चाणक्य ने उसकी भरपूर सहायता करी। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों कौटिल्य की रचना, यानी जो उन्होंने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र की रचना करी। आजकल जिस विद्या के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है, कौटिल्य ने उस अर्थों में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अर्थशास्त्र को हम इकोनॉमिक्स के नाम से आज हम पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों उन्होंने बताया कि कौटिल्य कहते हैं कि मनुष्यों से बसी हुई इस भूमि को हम अर्थ कहते हैं और राजशास्त्र वह विद्या है जो भूमि की प्राप्ति, उसकी रक्षा, उसकी उन्नति से संबंध रखती है। कौटिल्य ने इसीलिए राजशास्त्र से संबंधित अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र रखा। इसमें 15 अधिकरण है विद्यार्थियों और हर अधिकरण में कई अध्याय हैं। अध्यायों की कुल संख्या 150 है, जिनमें राजशास्त्र, अर्थनीति, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा, सैन्य शास्त्र और यांत्रिकी विद्या यानी कि इंजीनियरिंग आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है। तो ये विभिन्न विषयों में कौटिल्य को पढ़ा जाता है। राजशास्त्र में यानी राजनीति में, अर्थनीति यानी इकोनॉमिक्स में, दर्शन शास्त्र में, फिलोसॉफी में, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में, शिक्षा यानी एजुकेशन में और सैन्य शास्त्र यांत्रिकी यानी इंजीनियर में भी इन्हें पढ़ा जाता है। तो इन विद्वान को हर एक क्षेत्र के अंदर इनकी एक महत्वपूर्ण योग्यता है और इस ग्रंथ में कुल मिलाकर लगभग 6000 श्लोक हैं
और राज्य के विषय में जो वर्णन मिलता है विद्यार्थियों, उसका विवेचन 5 मोटे शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे, राज्य का स्वरूप कैसा था, किस प्रकार उन्होंने विचार किया वो हम जानेंगे, राज्य के कार्यों के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे, और राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का क्या सिद्धांत बताया है वो हम जानेंगे, और कूटनीति और राज्य शिल्प, इन सभी का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति की। विद्यार्थियों, महाभारत की शांति पर्व में यह विचार मिलता है कि एक ऐसा समय भी था जब राज्य संस्था नहीं थी। इसे अराजक दशा कहते हैं, जो वास्तव में मत्स्य न्याय की दशा है। विद्यार्थियों, मत्स्य न्याय से अभिप्राय है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो मत्स्य न्याय का यही मतलब हुआ कि कमजोर को ताकतवर खत्म कर देता है। जिस प्रकार जल की मछलियां एक दूसरे को खा जाती हैं, वैसे ही अराजक दशा में किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं रहता। परेशान होकर लोगों ने ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता के परामर्श से मनु को अपना राज्य नियुक्त किया। लोगों ने यह आश्वासन दिया कि वे अपने राजा के आदेशों का पालन करेंगे और अपने धान्य यानी कृषि उपज का 10वां भाग राजकर के रूप में देंगे। इसके बदले में राजा उनकी रक्षा और उनका पालन पोषण करेगा। कौटिल्य ने लिखा कि मत्स्य न्याय से पीड़ित प्रजा ने व्यवस्थ यानी धर्मराज यानी मनु को अपना राजा बनाया और अपने धान्य यानी कृषि उपज का 6वां भाग और स्वर्ण व्यापार की वस्तुओं का 10वां भाग उसे देने की व्यवस्था की। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई। कौटिल्य ने कहा कि राजा प्रजा से कर ग्रहण करके उसके कल्याण को बढ़ावा देगा, यानी राजा जो है प्रजा से जनता से कर ग्रहण करेगा और उससे होने वाली आय से जनता का कल्याण करेगा। संक्षेप में यदि हम देखें तो राजा की सत्ता एक सामाजिक समझौते का परिणाम है। 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक यूरोप में अनेक ऐसे विचारक हुए जिन्होंने समझौते के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि हॉब्स, लॉक और रूसो के नाम इसके संबंध में उल्लेखनीय है। हॉब्स, लॉक, रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का भली भांति इन्होंने अपना अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ समझौता करके राज्य की स्थापना करी। भारत के प्राचीन ग्रंथों में राजा के दैवी होने का विचार भी मिलता है, हालांकि वह मनुष्य का शरीर धारण करके रहता है, और कौटिल्य स्वयं राजा को दैवी नहीं मानते थे, पर प्रजा को आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्थान पर जरूर कहा है कि राजा इंद्र और यम के तुल्य है, उसका अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कौटिल्य ने कहा कि कौटिल्य ने राजा को दैवी नहीं माना, ईश्वरकृत नहीं माना, लेकिन उन्होंने यह अवश्य कहा कि राजा को ईश्वरकृत न मानते हुए भी लेकिन उसके आदेशों को हमें ईश्वरकृत ही मानना होगा, यानी कि इंद्र और यम के तुल्य मान करके ही हमें उनके द्वारा दिए गए आदेशों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। तो विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हम राज्य के स्वरूप की। राज्य के स्वरूप के बारे में कौटिल्य के विचारों को इस प्रकार हम रेखाबद्ध कर सकते हैं, उसका इस प्रकार से हम वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहले राजतंत्र का अनुमोदन। अर्थशास्त्र में कई तरह की शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि राजतंत्र जिसमें राजा का शासन, द्वैराज्य यानी 2 राजाओं का शासन, द्वैराज्य तथा संघ राज्य अर्थात गणराज्य। इस प्रकार से राजतंत्र राजा का शासन हुआ। द्वैराज्य यानी निर्बल या शक्तिहीन राज्य पर 2 शक्तिशाली राज्यों का शासन हुआ, और वह राज्य यानी विदेशी राज्य का शासन, और संघ राज्य यानी गणराज्य विभिन्न राज्यों से मिलकर बनने वाले संगठन को या राष्ट्र को संघ राज्य या गणराज्य की उपाधि दी। कौटिल्य ने विभिन्न शासन पद्धतियों के गुण दोषों की भी चर्चा करी और वह स्पष्ट है राजतंत्र का ही अनुमोदन करता है। उसका विचार है कि राजा की मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया जाए और पुत्र के अभाव में राजकन्या को राजगद्दी पर बिठलाना चाहिए। राज्य का सावयव रूप के बारे में कहते हैं कि राज्य एक जीवित शरीर के समान है। यह सिद्धांत बहुत ही पुराना है। शुक्र नीति ने भी राज्य रूपी शरीर की आंखें अमात्य यानी मंत्री को माना, मित्र कान को, राजकोष मुख को और सेना मन को, और जनपद भूक्षेत्र और जनपद यानी भूक्षेत्र किसको माना? पैर को। कौटिल्य भी राज्य के सावयव रूप में विश्वास करते हैं। उन्होंने राज्य के 7 अंगों यानी स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र इन सभी का उल्लेख किया है।
इसी आधार पर राज्य का व्यक्तित्व और चरित्र की हम बात करते हैं कि राजा को पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। कौटिल्य कहता है, जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी जल्दी ही नष्ट हो जाती है, वैसे ही राजकुमार यदि सुशिक्षित और संयमी नहीं होगा तो राजघराना बिना किसी युद्ध के ही नष्ट हो जाएगा अपने आप ही। राजा को इन विद्याओं से युक्त होना चाहिए, जैसे दंड नीति, राजशास्त्र, सैनिक शिक्षा, इतिहास, धर्मशास्त्र और अर्थनीति। किसी भी समय प्रजा की राजा तक पहुंच होनी चाहिए। जब राजा प्रजा की पहुंच से बाहर हो जाता है और सारे काम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के जिम्मे छोड़ देता है तो वह प्रजा की निष्ठा भी खो बैठता है, यानी उसका विश्वास खो बैठता है। ऐसा राजा शत्रुओं के षड्यंत्र जाल में फंस भी सकता है। वृद्धजनों, पीड़ितों और महिलाओं से संबंधित दायित्वों को अत्यावश्यक जानकर राजा वरीयता के आधार पर उनका निर्वाह करे। तो इस प्रकार से कौटिल्य कहता है कि राजा का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, उज्जवल व्यक्तित्व होना चाहिए, हर शिक्षा में उसे प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, जिससे कि वह अपने प्रशासन को, अपने राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। और साथ में उसका चरित्र इस प्रकार से उच्चतम लिए हुए होना चाहिए, जिससे कि वह प्रजा तक पहुंच सके और प्रजा उस तक पहुंच सके। इस प्रकार का चरित्र उसके पास होना चाहिए। अगर वह इन सभी चीजों का पालन करता है तो निश्चित रूप से वह अपने प्रशासन में, अपने राज्य के प्रशासन में अपने आप को उज्जवल स्तर तक ले जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, न्याय ही समाज की आधारशिला है। दंड और सेना राज्य की सुरक्षा का प्रतीक है। कानून का उल्लंघन करने वालों को राजा दंड अवश्य दे, पर दंड न तो आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। दंड देना चाहिए उसके द्वारा किए गए अपराध के अनुपात में। अत्यधिक उदारता कमजोरी बन जाती है और अनावश्यक सख्ती जो है दमन का प्रतीक बन जाती है। यथोचित दंड देने वाला राज्य ही पूज्य होता है और उसी से धर्म, अर्थ व काम की पूर्ति होती है। तो दंड उसी आधार पर दिया जाना चाहिए जिस आधार पर अपराध किया गया। अपराध और दंड का सही अनुपात लगा करके ही दंड दिया जाना चाहिए। यदि क्रोध या अज्ञानवश बहुत सख्त दंड दे दिया तो प्रजा जो है क्षुब्ध हो जाएगी, रुष्ट हो जाएगी, और यदि अत्यधिक उदारता बरत दी तो अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। ऐसी स्थिति में शक्तिशाली निर्बलों को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, जिसमें हमने मत्स्य न्याय की बात की थी विद्यार्थियों। और दंड देते समय व्यक्ति के वर्ण, उसकी आयु, इस बात को ध्यान में रखा जाए कि किन परिस्थितियों में अपराध किया गया है। करारोपण। अर्थशास्त्र में राजस्व के विभिन्न स्रोतों को एक लंबी सूची मिलती है जिसमें ये कर शामिल हैं। भू राजस्व यानी लगान, खानों और मार्गों पर लगाया जाने वाला कर, लाइसेंस शुल्क, उत्पाद शुल्क यानी उत्पाद शुल्क जिसे हम एक्साइज कहते हैं, और व्यापारी माल पर कर। करारोपण के मामले में संबंधित व्यक्तियों की आय और उनकी कर देने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता था। श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी साधन उचित हैं। कौटिल्य की तुलना इटली के विचारक मैकियावेली से की जाती है। मैकियावेली इटली का एक सुदृढ़ राज्य के रूप में देखना चाहता था। उनके अनुसार ही इटली को एक ऐसे नरेश यानी एक राजा की आवश्यकता थी जो असीम शक्ति अर्जित करने के लिए नैतिकता के दायरे को तोड़ सके। अर्थात यदि लक्ष्य श्रेष्ठ है तो उसकी पूर्ति के लिए कोई भी साधन अपनाए जा सकते हैं। कौटिल्य को मैकियावेली का अग्रदूत भी कहा जाता है और उसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, और युद्ध में विजय हासिल करने के लिए उसने षड्यंत्र या साजिश को भी उचित ठहराया है। कौटिल्य लिखते हैं कि धनुर्धर अपने तीर से सिर्फ एक व्यक्ति को मार सकता है और यह भी संभव है कि उसका निशाना खाली भी चला जाए, पर निपुण साजिश के द्वारा गर्भस्थ जीवों का भी वध किया जा सकता है। षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए साम यानी समझाना बुझाना, दाम यानी घूस देकर, दंड यानी बल प्रयोग और भेद यानी शत्रु शिविर में फूट डालकर, इनमें से कोई भी साधन अपनाया जा सकता है। जिसमें हम बात करते हैं वैदेशिक नीतियों में भी कि हमें किसी भी प्रकार से अपनी बात को रखने के लिए साम, दाम, दंड, भेद का सहारा लेना आवश्यक होता है। और कुटिल शब्द का अर्थ होता है वक्र, टेढ़ा या छलिया। संभव है कि अपनी कुटिल नीति के कारण ही इन्हें कौटिल्य के नाम से जाना गया, किंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है विद्यार्थियों की। कौटिल्य ने पूरी तरह से सैनिक मान्यताओं की उपेक्षा की है। उसने राजा के गुणों का बखान करते हुए ये कहा कि राजा को सहृदय, विवेकी और धर्मात्मा भी होना चाहिए।
कौटिल्य ने तो यहाँ तक भी कहा कि युद्ध भूमि से भागते हुए सैनिकों का वध नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में कौटिल्य ने यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया और उसने राजनीति को परंपरागत नैतिकता के दायरे से ऊपर उठाकर रखा। और कौटिल्य ने यह भी चाहा कि राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि राजनीति बिल्कुल अपना स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए होती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं राज्य के कार्य की। कौटिल्य ने राज्य की कार्यों के लिए बताया है कि प्रजा की खुशी में ही राजा का सुख होता है और उसी के कल्याण में उसका कल्याण निहित है। कौटिल्य ने राज्य की निम्नलिखित दायित्वों की बात की है, जिसमें हम पहली बात करेंगे संरक्षण अर्थात सुरक्षा प्रदान करना। शासक का मूल कर्तव्य होता है विद्यार्थियों की पापियों को सजा देना, भले लोगों का संरक्षण प्रदान करना, राजकोष को समृद्ध बनाना, बिना पक्षपात किए सभी को न्याय प्रदान करना और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना। असामाजिक तत्व जैसे कि चोरी, हत्यारे, भ्रष्ट अधिकारी, बेईमान व्यापारी से नागरिकों की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य होता है। विद्यार्थियों, आक्रमणों से रक्षा के लिए दुर्ग बनवाना और सेना को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रखना भी जरूरी होता है। विदेश नीति के संचालन में भी साम, दाम, दंड और भेद, इन चारों का ही सहारा लेना होता है। सभी को स्वधर्म के पालन के योग्य बनाना। गीता में स्वधर्म पालन की चर्चा की गई है और जिसका अर्थ बताया गया विद्यार्थियों कि तुम वही करो जो तुम्हारा स्वाभाविक सहज धर्म है। स्वधर्म के अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम पद्धति पर बल दिया गया। कौटिल्य ने राज्य को धर्म प्रवर्तक भी कहा है। उनका मानना है कि एक कर्तव्य यह भी बतलाया है कि प्रजा को अपने धर्म से गिरने नहीं दिया जाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार प्रजा जब वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करती है तो कभी भी उसका विनाश नहीं होता। अर्थात कौटिल्य कहते हैं कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और स्वधर्म का पालन क्या होता है? स्वधर्म का पालन होता है अपने मानव धर्म का पालन करना, अपने सहज धर्म का पालन करना, और जिसमें उसने बताया वर्ण और आश्रम पद्धति का अगर हम उचित प्रकार से नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने धर्म को निभा पाएंगे। उसके बाद बात करता है आर्थिक संपन्नता लाना। कौटिल्य ने राजा के ये कर्तव्य गिनाए हैं, जैसे कि राज्य के अंतर्गत तालाब, कुओं, बांध द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए चरागाह का प्रबंध करना, खानों और कारखानों की रक्षा की जाए, चंदन और अन्य मूल्यवान वृक्षों की उपलब्धता और बनाए रखना और जंगल के विकास की ओर विशेष ध्यान देना। सीता अध्यक्ष नामक एक उच्च अधिकारी किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करना। तो सीता अध्यक्ष क्या हो गया? सीता अध्यक्ष का मतलब यह हुआ कि वह कृषि संबंधी समस्याओं, खेती संबंधी समस्याओं से संबंधित एक ऐसा उच्च अधिकारी है जो इनका समाधान करेगा। अर्थशास्त्र में हाथी दांत, सोने और चांदी से बने आभूषणों की प्रचुरता का उल्लेख किया गया और उन दिनों सूती वस्त्र उद्योगों के प्रमुख केंद्र भी थे, जैसे मदुरा, कलिंग, काशी, बंगाल, वत्स यानी कौशाम्बी का निकटवर्ती प्रदेश। फिर इसके बाद आता है सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कौटिल्य कहते हैं कि समाज व्यवस्था ठीक ठाक चलती रहे, इसके लिए ये आवश्यक है विद्यार्थियों कि पिता पुत्र, पति पत्नी, गुरु शिष्य ये सभी अपने दायित्वों का निर्वाह करें। विवाह विच्छेद यानी तलाक के संबंध में कौटिल्य ने स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए हैं। स्त्री हत्या और ब्राह्मण वध बहुत गंभीर अपराध माने गए हैं। कौटिल्य ने वेश्यावृत्ति से संबंधित नियमों का उल्लेख किया है। कुछ वेश्याएं जासूसी की कला में भी सीखती हैं और राजा उनका उपयोग शत्रुओं की गतिविधि का पता लगाने के लिए करता है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रजा को राहत पहुंचाना। विद्यार्थियों, कौटिल्य कहता है कि प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़, भूकंप, अग्निकांड और महामारी के दौरान राज्य का क्या दायित्व होगा, इसका अर्थशास्त्र में विस्तार से वर्णन मिलता है। कौटिल्य के शब्दों में कौटिल्य ने कहा कि यदि अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राज्य को चाहिए कि भूख से पीड़ित लोगों के लिए अपना अन्न भंडार खोल दे और इसी प्रकार सेठ साहूकारों को भी इस बात के लिए विवश किया जाए या इस बात के लिए मनाया जाए कि वे भूखे और कंगाल जो लोग हैं उनको राहत पहुंचाए, यानी कि जो दीनहीन गरीब लोग हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। ऐसी स्थिति में लोगों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए विद्यार्थियों कि वे नदी या सरोवर के तट पर जाकर रहें ताकि उन्हें कुछ भोज्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। राजा को पड़ोसी राज्यों से सहायता स्वीकार करने में भी किसी भी तरह की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अपने पड़ोसी राज्यों से भी उसे सहायता ले लेनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने बात की जन कल्याणकारी कार्यों की। जन कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत कौटिल्य कहता है कि प्रजा की खुशी में ही राजा का सुख होता है और
आज के परिदृश्य में उन मंत्रियों या अधिकारियों का मार्गदर्शन कर सकता है जो अपने पद और अधिकारों को ऐश्वर्य और मौज मस्ती का साधन मानते हैं। गरीब, अनाथ, वृद्ध और अपंग व्यक्तियों के लिए राज्य के कुछ विशेष दायित्व होते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार नवजात शिशु और उसकी माता राज्य से विशेष संरक्षण पाने का अधिकार रखती है, जैसा कि वर्तमान समय में भी गर्भवती स्त्रियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, नवजात शिशुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य के द्वारा विशेष व्यवस्था, विशेष कानूनी व्यवस्था भी, कानूनी सुविधाएं भी प्रदान की गई है। कौटिल्य ने उन उपायों का भी उल्लेख किया विद्यार्थियों जिसमें महिलाओं के सम्मान और कुमारियों के सतीत्व की रक्षा की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें हम बात कर सकते हैं नारी सशक्तिकरण की। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कौटिल्य ने अपने जीवन काल में जिस अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की, उन्होंने उसमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राज्य का उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, जिस प्रकार से उन्होंने बताया सामाजिक समझौता सिद्धांत, और उन्होंने मत्स्य न्याय की बात की। इसी प्रकार से विद्यार्थियों राज्य के स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और उन्होंने राज्य के स्वरूप का बारे में बताते हुए राजतंत्र, द्वै राज्य, वै राज्य और संघ राज्य, जैसे कि हम गण राज्य कहते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा करी। इसके बाद उन्होंने राज्य के कार्यों को बताया कि राज्य को किन किन कार्यों को करना आवश्यक होता है। एक राजा किस प्रकार से सुशिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, और निरंतर प्रजा को खुश रखने के लिए हमेशा उस प्रजा के साथ अपने संबंधों को बना के रखने के लिए प्रजा और राजा के बीच में किसी भी प्रकार का मिलने में, किसी भी प्रकार के संबंधों को बनाने में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बहुत सुविधा अनुसार ही वह प्रजा तक पहुंच सके, प्रजा भी राजा तक पहुंच सके। इन सभी का उल्लेख करते हुए कौटिल्य ने अपने राज्य शासन व्यवस्था की व्याख्या करी। इसके साथ ही विद्यार्थियों हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे और हम बात करेंगे राज्य के सप्तांग सिद्धांत में। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की, मंडल सिद्धांत की किस प्रकार से व्याख्या की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि राज्य का आपको यह सिद्धांत कौटिल्य का बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।